जो थिंक टैंक है पाकिस्तान का, शायद उन्होंने कभी इंटरनेट से पैसे नहीं कमाए। अगर वो इंटरनेट से पैसे कमाए होते फिर वो बेहतर तरीके से इसकी पॉलिसीज बना सकते। फिर हैवी फाइल तो भेज ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से रिव्यूज डाउन होते हैं। कस्टमर को तो नहीं पता कि ये इनके मुल्क के अंदर जी इंटरनेट के इशूज हैं। नो वन एक्सपेक्ट इन द वर्ल्ड के किसी मुल्क के अंदर इंटरनेट डाउन हो सकता है। कि दुनिया में अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो समझेगा शायद एक मजाक कर रहा है मेरे साथ। अब रेटिंग डाउन हो जाती है ना जब आपकी, तो उसको दोबारा मेंटेन करने के लिए आपको 5x एफर्ट चाहिए होती है। यूरोपियन कंट्रीज कह रहे हैं कि अगर आप $3000 महीने कमा रहे हैं, अब हमारे पास आ जाए। बहुत सारे लोग जा चुके हैं और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं जाने पे। वो फ्रीलांसर को तो मानते ही नहीं है। हम लोग पाकिस्तानी बच्चा है यहाँ पे $3000 भी कमा रहा है तो महीने का 10 लाख कमा रहा है। कोई बैंक उसको गाड़ी नहीं देता, कोई होम लोन नहीं देता उसको, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। 10 लाख कमाने का मतलब सर ये कोई एग्जीक्यूटिव CEO लेवल का बंदा है और उसको हम जॉब ही कंसीडर नहीं करते। इतनी बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, इनके बैंक अकाउंट्स बाहर हैं। पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं वो फैसिलिटेट नहीं करते कि हम पैसे बाहर रखते हैं। दुनिया सिमट कर इस लैपटॉप पर आ गई है। पाकिस्तान में भी बहुत से नौजवान ई-कॉमर्स और फ्रीलांसिंग से कमा रहे हैं। मगर आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट इशू चल रहा है। कभी नेट बहुत ज़्यादा स्लो होता है, कभी बिल्कुल ही नहीं चलता। इससे सबसे ज़्यादा डैमेज इन्हीं नौजवानों को हुआ है जो फ्रीलांसिंग और ई-कॉमर्स से कमा रहे थे। आज की पॉडकास्ट में हम इन्हीं इश्यूज़ पर डिस्कस करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ई-कॉमर्स एक्सपर्ट उस्मान अख्तर साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा उस्मान भाई, सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो है क्यों, और ये जब स्लो हुआ है तो आप लोगों की कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है आप लोगों ने आवाज़ बुलंद की कि भाई हमें मुश्किलात हो रही हैं? बिल्कुल, ये इंटरनेट जो स्लो होने की वजह है वो मेजरली तो फायरवॉल की वजह से है कि क्योंकि जब आप एडिशनल एक स्क्रीनिंग ऐड कर देते हैं जो डाटा का फ्लो है, जब स्क्रीनिंग हो रही होती है उसकी वजह से जो है वो इंटरनेट जो है वो यूज़र तक जो है वो स्लो आता है। अच्छा, मुझे हमारे व्यूवर्स जो नहीं जानते कि फायरवॉल है क्या, थोड़ा सा इसको आप बता सकते हैं कि ये करती क्या है और ये लगाई क्यों गई है? ये फायरवॉल जो है वो काफ़ी कंट्रीज़ ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। पाकिस्तान अब इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इससे ये होता है कि जो डाटा की स्क्रीनिंग है उसको किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप सोशल मीडिया पे जो पोस्ट करते हैं हम लोग, या जो है वो हम लोग को मैसेजेस का अपना जो फ्लो हम भेज रहे होते हैं, तो उसमें एक स्क्रीनिंग लग जाएगी। हमें पता होगा गवर्नमेंट को या जो ऑथराइज्ड जो इसके लोग हैं कि कौन पर्सन जो है वो क्या डाटा जो है वो पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे, क्या कमेंट पास कर रहा है, या जो वो क्या जो है वो अपने व्यूज़ रखता है। इसको एक एनालाइज करने के लिए एक फायरवॉल जो है वो लगा दी गई है। तो फायरवॉल की वजह से, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर है, जिसकी वजह से जो है वो हमारा जो डाटा का फ्लो है वो मुतासिर होता है और इंटरनेट जो है वो उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। तो उस्मान भाई, ये फिर कब तक ऐसा रहेगा कि क्या अभी स्टार्ट है तो हमें ज़रा मैनेज करने में मुश्किल हो रही है, या ये मुस्तकिल ऐसा चलता रहेगा, या ये सही हो जाएगी? होगा क्या? ये जब फायरवॉल कम्प्लीटली इंप्लीमेंट हो जाएगी सक्सेसफुली, उसके बाद जो है ये बेहतर होने के चांसेस होंगे। लेकिन अभी तक जो है, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर है, तो मैं नहीं समझता कि ये जो है वो ठीक होगा अभी भी, क्योंकि फायरवॉल की बातें काफ़ी देर से हो रही हैं। तो अभी भी जो है वो नेट हमारा काफ़ी स्लो जो है वो चल रहा है। ठीक है। और इस पे सभी आ रहा है, चाहे वो ब्रॉडबैंड हो या फिर मतलब सिम का जो डेटा सिम है वो हो, सभी से मुतासिर हो रहे हैं। फ़ोन का तो ज़्यादा ही डिस्टर्ब है जो हमारा, क्योंकि ऑब्वियसली जो 3G 4G जो हमारा नेट है पहले, वो तो पहले ही स्लो था। दुनिया में पहले ही हमारा कोई इतना अच्छा इंटरनेट नहीं है। लेकिन अब जो है वो जो वाईफाई है उसके ऊपर भी जो है वो अब इंटरनेट काफ़ी स्लो में फेस करने को मिलता है। अच्छा, तो क्या ये ऐसा भी होता है कि हमारी वजारत IT की वो खातून है, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा हम लोग VPN लगाकर यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से भी इंटरनेट स्लो हो रहा है? नहीं, इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास जो हम VPN यूज़ करते हैं, वो यूज़र जो VPN यूज़ करता है वो जब इंटरनेट यूज़ करता है उसका ठीक हो जाता है। तो इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग जो बैड है, वो हमारे सर्वर्स हैं, हमारी जो इंटरनेट है, हमारा सिस्टम है, उसमें ख़राबी है। इसमें डायरेक्ट इंटरनेट के अंदर कोई इशू नहीं है। इस वजह से जो हम VPN यूज़ करते हैं वो हम बाईपास करते हैं। इसकी वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम वो ठीक हो जाता है, या तो वो भी ठीक ना हो। ठीक है, अगर हम VPN यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, VPN यूज़ करते हैं, उससे ठीक हो जाता है। तो ये भी एक टेम्परेरी जो है एक रिलीफ है। लेकिन इसके अंदर भी ऐसा चाहिए नहीं कि VPN से बहुत बेहतर हो जाएगा। जब फायरवॉल कम्प्लीटली जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती, तब तक इंटरनेट के इशूज़ मैं समझता हूँ कि ऐसे ही रहेंगे। पाकिस्तान की जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है, और फ्रीलांसर्स को भी अगर इसमें मिला दिया जाए तो आपके ख्याल में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और कितनी अर्निंग होती है यहाँ से? पाकिस्तान की जो टोटल इंडस्ट्री है इस वक्त, वो तकरीबन जो है वो $5000 मिलियन की इंडस्ट्री है टोटल जो है। $5000 मिलियन तकरीबन $5 बिलियन की आप समझ लें कि टोटल इंडस्ट्री है, जो कि 5.6
2% ग्रोथ के साथ जो है वो एनुअली जो है ये ग्रो हो रही है इंडस्ट्री। ये इसमें फ्रीलांसर भी आते हैं? ये ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स के अंदर ये टोटल आप एक कम्युलेटिव आप इसको समझ सकते हैं कि ये तकरीबन इतना है। जो फ्रीलांसर्स को देखा जाए कंप्लीटली, जो सिर्फ फ्रीलांसर्स हैं जो हम देखा जाए, तो उसके अंदर अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक ये है कि तकरीबन हमारे पास 2.3 मिलियन जो लोग हैं वो हैं हमारे फ्रीलांसर्स हैं। और प्रोजेक्टेड जो है वो जो हम इनवर्ड हमारे जो मुल्क में लैंड करते हैं डॉलर, वो तकरीबन जो है वो 1.3 बिलियन डॉलर के करीब जो है अच्छा, वो यानी आता है। कि जो 23 लाख ये फ्रीलांसर हैं ये 1.3 बिलियन डॉलर लेके आते हैं। अब लोग क्योंकि ज़्यादा कमाते हैं, अब वो पैसे पाकिस्तानी जो बैंकिंग चैनल में ऐड नहीं होते, जिसकी वजह से ये ग्रोथ कम रह जाती है, ये पैसे कम रह जाते हैं। उसमें बहुत सारे मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से पेमेंट जो है वो हमारे बैंकिंग चैनल में ऐड नहीं होती। अगर बैंकिंग चैनल में ऐड हो जाए ये पेमेंट, तो ये नंबर काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। नहीं सर, उस्मान भाई ज़रा मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि 1.3 बिलियन डॉलर कमाते हैं हमारे जो बच्चे हैं फ्रीलांसिंग करके, तो सर ये नंबर मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो जारी नहीं करता, ना ही हमारे अकाउंट्स में नज़र आ रहा होता है कि हमें तो एक ये बताया जाता है कि हमारी टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी है, 1 अरब डॉलर है या 2 अरब डॉलर हो गई। बिल्कुल। तो ये नंबर कहाँ है? ये क्या ये नंबर आईटी एक्सपोर्ट्स में आता है? ये आप एक पार्ट ऑफ आईटी एक्सपोर्ट इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे अगर आप गूगल भी करेंगे कि फ्रीलांसर्स की टोटल जो है वो अर्निंग कितनी है, वो तकरीबन 2 बिलियन शो करेगा। गूगल आपको बताएगा ये तकरीबन 2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग से आता है। लेकिन जो एशियन डेवलपमेंट जो बैंकिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कह रहा है कि 1.3 आता है। ठीक है। ये अपने अपने स्टैटिस्टिक हैं, डिफरेंट जो ग्रुप्स अपने जो वो सर्वेस के मुताबिक बता रहे होते हैं कि हमारी जो अर्निंग है या जो पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान में कितने हैं। लेकिन असल मसला है वो ये है कि पैसे इससे ज़्यादा हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग इससे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन वो हमारे बैंकिंग चैनल में ऐड नहीं होता। हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स मेरा ख्याल 1 या 2 अरब डॉलर है, 2 अरब ऐसे ही। तो ये जो अमाउंट है ये उस आईटी एक्सपोर्ट में शामिल है या नहीं? आई बिलीव शामिल है। ये शामिल है उसमें जी। ठीक है, यानी कि ये मिलाकर हमारे जो हैं वो तकरीबन 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट आईटी एक्सपोर्ट। तो सर इसमें आधे से ज़्यादा हिस्सा तो फ्रीलांसर। बिल्कुल ऐसी है, फ्रीलांसर ही ज़्यादातर हमारे मुल्क के अंदर जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि जॉब्स नहीं ना है। हर बंदा जो कमाता है तो वो कोई 500 कमा रहा है डॉलर, कोई 1000 डॉलर कमा रहा है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। और जो पेमेंट ऐड होती है वो यही लोग ऐड कर रहे हैं इस वक्त। गवर्नमेंट की जो इसमें हमारे जो रिमिटेंसेस के बाद आईटी एक्सपोर्ट्स हैं जो ज़्यादा जो पाकिस्तान में आ रही हैं। अच्छा, तो फिर सर आप ये क्यों कह रहे हैं कि मतलब ये जो कमा कर लेके आ रहे हैं इसका हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? ये तो मतलब डॉलर में कमाते हैं, पाकिस्तान लेके आते हैं, हमारी इकोनॉमी। नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये थोड़े आते हैं। जितनी बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जितनी बड़ी आईटी कंपनीज हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इनके बैंक अकाउंट्स बाहर हैं। पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं वो फैसिलिटेट नहीं करते, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम पैसे बाहर रखते हैं। जब पैसे बाहर होते हैं तो उसमें से जो हमारी जो सैलरीज की अमाउंट है हम वो सिर्फ विड्रॉ करके पाकिस्तान में ले आते हैं। वो पेमेंट बाहर रहती है क्योंकि हमें यूज़ करनी होती है अपनी, हमने सब्सक्रिप्शंस लेनी होती हैं, हमने प्रोडक्ट्स को बाय करना होता है, हम डिफरेंट सर्विसेज लेनी होती हैं। अच्छा उस्मान भाई, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ हमारे वो व्यूवर भी, ताकि समझ लें कि जो बहुत ज़्यादा नाउ हाउ नहीं रखते ई कॉमर्स के बारे में। सर मुझे ये बताएं कि मैंने कोई चीज़ बेची, फॉर एग्जाम्पल मैंने अमेरिका में बेच दी, मेरा अकाउंट नंबर मैंने उसको दे दिया कि भाई ये मेरे अकाउंट नंबर है, इसमें इतने डॉलर की हमारी डील है, डाल दो। तो उसने सिंपल मेरे अकाउंट में डाल देगा वो। तो उसमें फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में नहीं आते, तो कहाँ जाते हैं फिर डॉलर? देखिए उसके अंदर ये है कि हमारे पास जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जब पाकिस्तानी बैंक उसको फैसिलिटेट नहीं करते, तो बहुत सारे वर्चुअल बैंक्स हैं बाहर, जैसे कि पियोनीर है, वाइज है, ठीक है, मरकरी है, पेपॉल भी एक है, ठीक है। हम उनको यूज़ करते हैं, पेमेंट वहाँ पर आती है। पेमेंट वहाँ पे आती है, उसी को दोबारा जब हमने सेंड करना तो वापस उसको यूज़ कर लेते हैं। पेयोनीर, वाइज, जितने भी चैनल्स हैं जो वर्चुअल बैंक्स हैं, इनकी पेमेंट्स का पाकिस्तानी स्टेट बैंक के साथ ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तानी स्टेट बैंक में पेमेंट तब ऐड होगी जब मैं पेयोनीर से डॉलर्स को पाकिस्तान में लेके आऊँगा। ठीक है, और क्लाइंट भी डायरेक्टली आपके अकाउंट में नहीं भेजता, इनको भेजता है, और यही आपकी जो है वो हमारे सर्कल चल रहा होता है, जिसकी वजह से अब फॉर एग्जांपल अब एक कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, वो महीने का $5000 कमा रहा है, ठीक है। अब $5000 जब वो कमाता है तो वो इन्हीं वर्चुअल बैंक्स में या दूसरे जो डिफरेंट हमारे जो बाहर के, अगर उसने कोई कंपनी बना ली, फॉर एग्जांपल USM LLC बना ली, तो उस बैंक में पेमेंट चलेगी। वो पाकिस्तान में सिर्फ उतनी पेमेंट विड्रॉ करता है जितनी उसकी सैलरी या कोई फिक्स एक्सपेंस है या रेंट है। बाकी वो पैसे पाकिस्तान में नहीं लाता जिसको उसने रीयूज़ करना है।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। अगर वो सारे पैसे पाकिस्तान लाए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट अलाउ करे कि इसको रीयूज कर लेना आप, तो फिर क्या होगा कि वो सारे पैसे पाकिस्तान ले आएगा। यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान पैसे ले आएगा जी, तो फिर वापस नहीं लेके जा सकेगा, वापस उसको नहीं कोई लेके, परचेजिंग करनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, कुछ करना है, तो अच्छा। वो यूज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है हमें कि हमारे पास जितनी पेमेंट्स आती हैं, हम कोशिश होती है कि पेमेंट बाहर रहे, हम सिर्फ जो थोड़ी पेमेंट है वो अमाउंट ये 1.3 बिलियन बनता है। नहीं सर, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों ऐसा क्यों करती है, क्यों वापस नहीं लेके जा सकते हम? अब तो एलसीज वगैरह खुली हुई हैं, डॉलर। देखिए एलसीज तो अब खुल रही है ना, लेकिन मसला ये आता है कि हमारे यहाँ जो छोटा जो बिजनेसमैन है जिसने कोई बिजनेस करना है, वो पेमेंट बाहर नहीं भेज सकता। उसकी वजह ये है कि वो कहेगा जी एलसी खोलें, प्रोडक्ट्स कहाँ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एलसी खोलते हैं तो प्रोडक्ट पाकिस्तान आ रही होती है, हमें ये प्रॉब्लम आता है कि हमारी प्रोडक्ट तो बाहर बिक रही है, हमारी प्रोडक्ट तो बिक रही है यूएसए के अंदर, हमारी प्रोडक्ट तो बिक रही है यूके के अंदर, हम तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं ना, मेरी बात समझ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि प्रोडक्ट या तो पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान तो प्रोडक्ट आ नहीं रही। हमें अगर ये सिर्फ सपोर्ट मिले बैंकिंग चैनल की तरफ से, बैंक्स हमें ये सपोर्ट करें कि हमें इंटरनेशनल बैंक्स दे दें, यहाँ पे इजीली ओपन हो जाए यहाँ पे, तो सारी पेमेंट्स पाकिस्तान में आएगी, तो ये अमाउंट तो कुछ भी नहीं है 1.3। तो ये तो इससे समझ लें कि शायद, मैं ये समझता हूँ कि शायद इससे 3 गुना या 4 गुना पेमेंट्स जो है वो हमारी लैंड होगी पाकिस्तानी बैंक्स में, ज़्यादा लैंड होगी। ठीक है, इसी रिसोर्स के साथ, इसी रिसोर्स के साथ, इसी रिसोर्स सिर्फ ये थोड़ी सी चेंजिंग हो जाए कि इनको अलाउ कर दिया जाए कि पेमेंट आप पाकिस्तान ले आओ, जितना चाहिए आप इसको यूज कर लेना। इंटरनेट स्लो होने से या बंद होने से अब तक आपकी इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो चुका है, और कोई नंबर्स हैं तो वो भी शेयर कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं? देखिए प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ रही है कि जब इंटरनेट स्लो होता है तो हमें वीपीएन्स को यूज करना पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पे जितनी फ्रीलांसर कम्युनिटी है वो डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बेच रही है। मैं एग्जांपल दूंगा कि फाइवर पे सर्विसेज बेच रहे हैं हम लोग, अपवर्क पे सर्विसेज बेच रहे हैं, freelancer.com पे बेच रहे हैं हम, Amazon पे बेच रहे हैं हम, eBay पे बेच रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है जब हम VPN को यूज़ करते हैं, तो VPN यूज़ करने से हमारी जो लोकेशंस हैं वो बार बार स्विच होती हैं। कभी वो US दिखाता है, कभी UK दिखाएगा, कभी वो मिस्र दिखा देगा, कभी नीदरलैंड दिखा देगा। इसकी वजह से जो हमारे वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर एक सिक्योरिटी का एक थ्रेशोल्ड लगा होता है कि अगर इसकी लोकेशन बार बार चेंज हो रही है तो इस अकाउंट को होल्ड पे लगा दो या ब्लॉक कर दो और वेरिफिकेशन करो कि क्या ये ओरिजिनल बंदा है इसको एक्सेस कर रहा है। इसकी वजह से काफ़ी सारे अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक हुए, उन्होंने दोबारा वेरिफिकेशन मांगी, तो फिर उनको बताना पड़ा कि हम तो ये VPN यूज़ कर रहे थे, इंटरनेट स्लो होने की वजह से। कई दफ़ा वो मान जाते हैं, कई दफ़ा वो मानते नहीं हैं। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, इस वजह से अकाउंट्स काफ़ी सारे बंद हो रहे हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम आया, जो फाइवर ने अकाउंट को होल्ड कर दिया था। होल्ड करने का मतलब ये होता है कि वो अकाउंट को कि उस पर न्यू ऑर्डर्स आपको नहीं आ रहे, वो एक टाइप ऑफ वेकेशन मोड एक्टिव कर दिया तमाम पाकिस्तानी बेस्ड फाइवर अकाउंट्स के ऊपर कि पाकिस्तान में क्योंकि इंटरनेट स्टेबल नहीं है तो इनको मजीद ऑर्डर ना दें। जिस बच्चे के पास इंटरनेट स्टेबल होता जाए वो इस मोड को डीएक्टिवेट करता जाए, जो कि प्रॉब्लम हुआ। काफ़ी सारे अकाउंट्स रुक गए हमारे, इंटरनेट स्टेबल नहीं था, जॉब्स टाइम पे नहीं गई, रिव्यूज़ नेगेटिव आना शुरू हो गए। इसकी वजह से काफ़ी सारे अकाउंट्स के ऊपर प्रॉब्लम आया। तो ये एक मेन वजह है जो हमें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जितने भी जो हमारे जो थिंक टैंक है पाकिस्तान का, जो सोचता है पाकिस्तान के बारे में, शायद उन्होंने कभी इंटरनेट से पैसे नहीं कमाए। मैं ये समझता हूँ अगर वो इंटरनेट से पैसे कमाए होते तो उनको आइडिया होता शायद, तो फिर वो बेहतर तरीके से इसकी पॉलिसीज़ बना सकते, जो कि इंटरनेट, क्योंकि आगे मुस्तकबिल इंटरनेट का है। हम तमाम लोग जो भी पैसे कमा रहे हैं इंटरनेट बेस कमा रहे हैं, ना तो फ्रीलांसर कम्युनिटी ना कोई डिमांड करती है, ना कोई एहतजाज करती है, ना कोई प्रॉब्लम करती है, ना कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है। हम सिर्फ कहते हैं हम इंटरनेट दे दो, हम अपना काम करें। ना जॉब्स मांग रही है, हम तो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं ना, हमने तो कोई ऐसी, हम तो पाकिस्तानी इकॉनमी में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंटरनेट हमें सिर्फ दे दें। तो अब इंटरनेट अगर बेहतर होगा, हमारे यहाँ दुनिया 7G पे चली गई है, उसकी प्रैक्टिसेस हो रही हैं दुनिया के अंदर, और हमारे यहाँ 5G भी नहीं आया अभी तक, ठीक है। और 4G भी जो है वो कहने को 3G है। अगर हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो बाय रोड हमें इंटरनेट स्टेबल नहीं मिलता, पहले भी स्टेबल नहीं मिलता, आप इसको खुद समझते हैं। अगर हम बाहर जाएं तो अगर रोड पे जा रहे हैं तो इंटरनेट बहुत स्टेबल होता है। तो हम सिर्फ इंटरनेट की डिमांड करते हैं कि इंटरनेट अगर मिल जाए हमें तो हम अपना काम, नौजवान जो है वो मसरूफ़ हो जाएगा, कामों के अंदर अपने बिजनेसेस चला सकते हैं,
बहुत सारे लोग जो हैं वो फाइवर पे कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पे कमा रहे हैं। अब इंटरनेट की वजह से एक और जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली प्रॉब्लम हुआ है, हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स चलाते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। टिकटॉक पे हम एड्स चलाते हैं, हम फेसबुक पे चलाते हैं, हम इंस्टाग्राम पे चलाते हैं। अब वो तमाम एडवर्ट्स जो हम चला रहे होते हैं उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई, जिसकी वजह से हमें पैसे ज़्यादा हिट हुए और परफॉर्मेंस नहीं आई, क्योंकि यूज़र के पास स्टेबल इंटरनेट नहीं था, उसको प्रॉपर एड्स शो नहीं हुए, जिसकी वजह से सेल्स ड्रॉप हुई तमाम ई कॉमर्स के ब्रांड्स की। जो लोग पाकिस्तान में ऑनलाइन बेच रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाहर की तो बात नहीं कर रहा। तो इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से जो ई कॉमर्स सेलर्स हैं, जो पाकिस्तानी सेलर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे ज़्यादा लग रहे हैं और उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अच्छा सर, इसमें सुने कोई रेटिंग्स का भी कोई वो होता है, रेटिंग्स भी डाउन हो रही हैं हमारी? कुछ रेटिंग्स डाउन हो रही हैं ऑब्वियसली, जब जॉब्स टाइम पे डिलीवर नहीं होंगी। जो है वो जॉब्स अगर आ रही हैं, फॉर एग्जांपल 10 जॉब्स हैं एक बच्चे के पास, वो ग्राफिक डिज़ाइनर है फाइवर के ऊपर, वो टाइमली उसको डिलीवर नहीं कर रहा। वो फाइल जो है, अब कल की बात है, हमारे पास 2 GB की फ़ाइल थी मेरे पास आई है, वो मैं डाउनलोड नहीं कर सका। वो मैंने किसी को कहा कि यार ये लिंक है, इस पे जाओ, ये डाउनलोड करो, और इसमें से तो वो, क्योंकि मैं रास्ते में था, फ़ोन पे इंटरनेट पे नहीं हम लोग डाउनलोड कर सके। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हैवी फाइल तो भेज ही नहीं पा रहा, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है लोड करने के ऊपर या अपलोड करने के ऊपर। तो ये एक मेन वजह है जिसकी वजह से रिव्यूज़ डाउन होते हैं। कस्टमर को तो नहीं पता कि ये इनके मुल्क के अंदर जी इंटरनेट के इशूज़ हैं, क्योंकि नो वन एक्सपेक्ट इन द वर्ल्ड कि किसी मुल्क के अंदर इंटरनेट डाउन हो सकता है, या पूरे कंट्री का इंटरनेट डाउन हो सकता है। ये दुनिया में अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो समझेगा शायद एक मजाक कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है आजकल की दुनिया के अंदर कि किसी जी मुल्क के अंदर जो है वो अचानक से इंटरनेट डाउन हो गया। हमारे यहाँ तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आए दिन किसी न किसी वजह से हमारा सिग्नल्स बंद हो जाते हैं, ठीक है, कि मतलब कभी कोई हड़ताल है, कभी कोई ना कोई इवेंट पाकिस्तान में ऐसा चल रहा होता है जिसकी वजह से हमारा कोई जुलूस है व्हाटएवर, तो इस वजह से हमारा इंटरनेट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उस दिन की परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है। तो पहले तो वही चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन साथ अगर पूरी दुनिया का मुसलसल इंटरनेट जब डाउन होता है तो उसकी वजह से बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट आता है हमारे काम के ऊपर। अच्छा, आपको या आपकी कम्युनिटी को हुकूमत ने या किसी नुमाइंदे ने कोई यकीन दहानी कराई है कि ये मसला कब तक हल हो जाएगा, या आप लोगों को किसी से बात हुई हो या पता चला हो? अभी तक जो हमें अभी तक मिला है वो ये है कि जब तक फायरवॉल प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती तब तक ठीक नहीं होगा। कब तक? ये अब इसका कोई वो नहीं है। अब आपने वो सुनी तो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आईटी मिनिस्टर की, अक्टूबर के शुरू में कहा है। अब देखें 1 महीना और है। अब उस वक्त तक हमारी रेटिंग्स को बढ़ाना, मतलब अब रेटिंग डाउन हो जाती है ना जब आपकी, तो उसको दोबारा मेंटेन करने के लिए आपको 5x एफर्ट चाहिए होती है। मतलब ये शायद हमें उनको नहीं पता इस चीज़ का। अगर किसी का नेगेटिव एक रिव्यू आया तो उसको 5 मोर रिव्यूज चाहिए, 5 रिव्यूज को बैलेंस करने के लिए। तो ये रिव्यूज़ को बैलेंस करना, प्रोफाइल डाउन हो गई है, अब उसको दोबारा रैंक करना, ये बहुत बड़ा इशू है। मतलब ये एक ऐसा इशू है जिसको शायद हमें या फ्रीलांसर को शायद दोबारा 1 साल लगे दोबारा उस पोजीशन पे आने पे, जो इंटरनेट अनस्टेबिलिटी की वजह से ख़राब हुई है। जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनकी दूसरे मुल्कों में भी काफ़ी डिमांड होती है, यानी कि बाहर के मुल्क जो हैं उनको वीज़ा ऑफर करते हैं कि आए हमारे पास काम करें। तो ये जब सिचुएशन हुई है, हमारा ब्रेन ड्रेन तो पहले ही बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो क्या फ्रीलांसर्स भी जा रहे हैं? कोई बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। इसके अंदर हर कंट्री ने तो अब अलाउ कर दी। यूएई नोमैड वीज़ा दे रहा है इवन के, ठीक है, आपका लिथुआनिया दे रहा है, आपका स्पेन दे रहा है, जितने कंट्रीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज सारे आपको वो कह रहे हैं कि अगर आप $3000 महीने कमा रहे हैं अब हमारे पास आ जाए। तो बहुत सारे लोग जा चुके हैं और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं जाने पे। वो इस वीज़ा, ये आसान वीज़ा है, उनको एक सिर्फ दिखानी है, अपनी अर्निंग दिखानी है। कोई किसी कंट्री की $3000 है, किसी की $1000 है कि मंथली आप कमा रहे हैं तो आप हमारे पास आ जाएं, तो लोग वहाँ पे जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है प्रॉपर, और जो फैसिलिटीज़ हैं भी उसको भी डिस्टर्ब कर दिया जाता है किसी भी मौके के ऊपर। किसी भी, हमें नहीं पता कि कल को इंटरनेट आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है कल और ख़राब हो जाए, ठीक है, हो सकता है कि परसों ठीक हो जाए। मतलब अनस्टेबिलिटी इसको कहा जाता है कि हमें गैर यकीनी सूरत हाल है, हमें आइडिया नहीं कि कल को क्या होगा, ठीक है। इस वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम अपना काम तो करें ना, ठीक है, क्योंकि जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, ये जितने भी जो हमारे जितने भी ये ई कॉमर्स कम्युनिटी के सेलर्स हैं, जो सीरियस सेलर्स हैं, ये सियासी नहीं है। ये क्या सियासी हैं, ये अपना काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, बस अब साइड पे रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनको ताल्लुक होता है कि यार हमें फैसिलिटीज़ वो मिलें जो बाहर के कंट्रीज़ भी दे रहे हैं हमें, और यहाँ पे हम सिर्फ इंटरनेट ही एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि देखें, अब पाकिस्तानी बच्चा है, वो यहाँ पे $3000 भी कमा रहा है तो महीने का 10 लाख कमा रहा है। कोई बैंक उसको गाड़ी नहीं देता, कोई होम लोन नहीं देता उसको, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, ठीक है। अब
मतलब 10 लाख कमाने का मतलब सर ये कोई एग्जीक्यूटिव सीईओ लेवल का बंदा है और उसको हम जॉब ही कंसीडर नहीं करते। हम जॉब ही कंसीडर नहीं करते। अब वो बच्चा क्या करता है, अब वो करता ये है, किसी ने अगर क्रेडिट कार्ड लेना है, कि बैंक्स भी मेरी बात सुन रहे होंगे, वो किसी कंपनी के अंदर अपनी जॉब लगवाते हैं कि जी हम इसमें जॉब कर रहे हैं, उसका लेटर देते हैं उनको कि जी हम इसमें जॉब करते हैं, कोई कंपनी XYZ किसी दोस्त की कंपनी का लेटर देंगे, तो फिर जाके उनको वो बैंक अकाउंट खोलेगा उनका। वो फ्रीलांसर को तो मानते ही नहीं है हम लोग। जब मानेंगे नहीं तो वो लोगों ने बाहर ही जाना है फिर। अब देखें बाहर जाके वो गाड़ी भी ले लेते हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट्स पे गाड़ी फाइनेंस हो जाती है, घर उसको फाइनेंस हो जाता है, उसको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें डिफरेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए। बहुत सारी जगहों पे हमारे डेबिट कार्ड्स नहीं चलते, हमें क्रेडिट कार्ड वहाँ चाहिए होता है, ठीक है, उस वजह से हमें यहाँ से नहीं मिलता, ठीक है। अगर मिलता है तो उसकी लिमिट बहुत थोड़ी वो दे देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि वो बाहर ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाते, उनके पास वो कार्ड्स नहीं है, वो क्रेडिट कार्ड जिसकी बेस के ऊपर कोई उनको लाउंज नहीं मिलता। अगर वही बैंक उनका बैंक ऑफ अमेरिका का कार्ड है और एक तरफ हमारे किसी बैंक का कार्ड है, तो वो तो उसकी फैसिलिटीज़ तो मैच नहीं करती ना, हमें कोई एयरलाइन उसके ऊपर डिस्काउंट्स नहीं देती, तो उसके लिए उनको क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है। वो क्रेडिट कार्ड पाकिस्तान में सिर्फ जॉब होल्डर को मिलता है, इवन के छोटे बिजनेसमैन को भी बैंक्स इतनी आसानी से नहीं देते। तो अब इसका मतलब है कि पूरी जो कंट्री है ना वो जॉब ओरिएंटेड कंट्री है हमारा। हम ये समझते हैं कि जॉब जो कर रहा है, जो जॉब्स के अंदर है वो ज़्यादा बेहतर है, मतलब हर बंदे जॉब, हमारी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया जाता है 9 to 5 हो, 9 to 5 हो, सारा जॉब ओरिएंटेड हो, हम जाएं करें। लेकिन बाकी कंट्रीज़ के अंदर तो अब आगे वो यंग एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी काउंसलिंग करते हैं कि ताकि न्यू वेंचर स्टार्ट हो। पाकिस्तान में हो सकता है, ये कोई मुश्किल नहीं है। हम जैसे बहुत सारे यंग जनरेशन पाकिस्तान में ऐसी बैठी हुई है जो चाहती है हम कुछ करें, और जिनका बहुत अच्छा ब्रेन है, बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा उनके पास बिजनेस आइडियाज़ हैं, लेकिन एट द एंड वो चाहते हैं यार हम बाहर चले जाएं। आजकल हम देखते हैं कि हर गली मोहल्ले में IT इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं। AI पे आजकल जोर है कि AI के कोर्सेज हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत से हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चे जब यहाँ से सीख के निकलेंगे तो दुनिया इससे बहुत आगे जा चुकी होगी? दुनिया तो पहले ही बहुत आगे है, देखें दुनिया में आगे, लेकिन ये जो कोर्सेज उनकी हमारी हवा चल चुकी है। हम हर बच्चा ये समझता है कि शायद मैं अपने किसी करीबी इंस्टीट्यूट से मैं कोई ऐसा कोर्स कर लूँगा जो कि मैं बहुत अच्छा, उसका डिपेंड करता है ट्रेनर के ऊपर। अब ट्रेनर हमारे किस क्वालिटी के यहाँ पर हैं जो कि उसको वाकई वो बात समझा पाएंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे वो चीज़ चल रही है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी IT यूनिवर्सिटी नहीं है जो AI पढ़ा रही हो, कोई भी नहीं जो AI के ऊपर वर्क करे, क्योंकि उनके पास टीचर्स नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम इज टीचर, करिकुलम उनको फिर भी मिल जाता है। तो हमारे यहाँ क्योंकि वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है बाहर, जो बच्चे यहाँ पे लोकल किसी कॉलेज में किसी मतलब अपने गली मोहल्ले में जो करें, उनकी ट्रेनिंग ऑब्वियसली फिर उसका लेवल वही होगा जो कि आप समझ सकते हैं कि एक जो आम जो अकेडमी होती है स्कूल में पढ़ाने वाली, उसका वो लेवल होता है। तो मेरी नज़र में जो है वो इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने सीखना है तो मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं, गूगल ने बहुत सारे कोर्सेज दिए हमें, अब वहाँ से सीख लें। सर्टिफिकेशन भी मिल जाती है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये फ्री होते हैं गूगल के मोस्टली? अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो है गूगल से पार्टनरशिप करके हमने तकरीबन जो है वो 500 लोगों को हमने स्कॉलरशिप्स दी थी। उसके अंदर यही था कि हम लोगों ने उनको फ्री जो है जो कोर्सेज थे उनके फ्री ऑफ कॉस्ट से सर्टिफिकेट भी उनको मिल रहा था। तो ये होता ये है कि कई दफ़ा वो स्कॉलरशिप्स दे देते हैं हम जैसे इदारों के साथ मिलके, कई दफ़ा वो पेड कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज आपको गूगल की तरफ से, आपको मेटा की तरफ से कोर्सेज मिल जाएंगे जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, जो एक्चुअली आपको वो बात बताएंगे जो कि उस प्लेटफॉर्म के रिलेटेड वो बात है। यहाँ जो गली मोहल्ले के हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बस वो ये कहेंगे जी मैं $10,000 कमा रहा हूँ, $5,000 कमा रहा हूँ। भाई तुम $5,000 कमा रहे हो तो तुम 50-60 हज़ार पे जॉब कैसे कर रहे हो? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, एक हर बंदा जो है वो कोर्सेज की तरफ चला गया जो कि मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। यानी कि आप ये एडवाइस कर रहे हैं कि गली मोहल्ले में कोर्सेज करने से बेहतर ये है कि आप गूगल से, मेटा से यहाँ पर जाकर यहाँ से कोर्सेज करें और पाकिस्तान में उन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें, उन इनक्यूबेटर्स को ज्वाइन करें जहाँ पर ये बच्चे बैठकर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो है हमारी ब्रेकले लैब्स के अंदर बच्चे सिर्फ वो उस इनक्यूबेटर में आ सकता है जिसका ऑलरेडी एक नॉलेज है, उसको टेस्ट लिया जाता है, फिर उसको उसमें बिठाया जाता है। जब आप उस कम्युनिटी में जाके बैठ के काम करेंगे, अब मैं बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, आप मेरे से सीख रहे हैं, मैं आपसे सीख रहा हूँ, मैं सारा दिन आपके साथ स्पेंड कर रहा हूँ,
उस कम्युनिटी के अंदर जो उसकी बिल्डिंग होती है, जो वो जो सीख रहा होता है, फॉर एग्जांपल आप ईबे पे काम कर रहे हैं, साथ वाला फाइवर पे कर रहा है, मैं अमेजोन पे बेच रहा हूँ, तो उनको डिफरेंट जो क्रॉस बॉर्डर जो उनके जो मार्केट प्लेस है उनका नॉलेज मिलता है। इस वजह से बच्चा फिर ज़्यादा ग्रो करता है कि वो नॉलेज बेशक ऑनलाइन ले ले, कहीं से भी ले ले, यूट्यूब से ले ले, अब तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन वो बैठे उस कम्युनिटी में जाके जो रियली प्रोडक्टिव कम्युनिटी है, जहाँ पर सारा दिन बिजनेस की बातें हो रही हैं, जहाँ सारा दिन काम की बातें हो रही हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है। मेरे नज़दीक जब आप वहाँ बैठेंगे, जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप 5 अक्लमंद आदमी में बैठे हैं तो छठे आप हैं, 5 बेवकूफ़ आदमी में बैठे हैं तो छठे आप हैं, 5 कामयाब लोगों में बैठे हैं तो छठे आप हैं। तो यही बात है, हम अपनी जब कम्युनिटी चेंज करेंगे, वहाँ जाके बैठेंगे, तो दैट विल इम्पैक्ट हाई ऑन दैट पर्सन कि वो वहाँ जाके जो बैठेगा सीखेगा और वो उसको वो नॉलेज मिलेगा जो शायद उसको ये गली मोहल्लों से नहीं मिल सकता। अच्छा, आपको क्या लगता है, हम बहुत कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, आप तो ऑन ग्राउंड हमारे स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करते हैं, तो जब आप देखते हैं तो वाकई आईटी रिलेटेड ई कॉमर्स या फ्रीलांसिंग में वाकई पाकिस्तान में टैलेंट है, ये सिर्फ कहने की बात है? देखें, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान में कामयाब वो है जिसके अंदर भूख ज़्यादा, तड़प ज़्यादा है। मैंने ये देखा है, जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होके और कंसिस्टेंट होके काम कर रहा है, वो किसी लेवल पे पहुंच जाता है। जो डेडिकेटेड नहीं रहता, यानी टैलेंटेड के साथ डेडिकेटेड होना तो बहुत ज़रूरी है। देखें, आप अपनी फील्ड में हैं, अगर आप डेडिकेटेड नहीं है तो शायद आप इस पोजीशन पे ना हो। हर बंदे की डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है शायद ये शॉर्टकट्स हैं, ये शॉर्टकट नहीं है, ये रियल टाइम बिजनेसेस हैं। आपको एक रियल बिजनेस को पूरा उसको स्टार्ट से लेके उसको ग्रो करवाना पड़ता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए होती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एक मेहनत दरकार होती है कि जो एक बच्चा एक स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, कोई भी बिजनेस है, ई कॉमर्स का बिजनेस आप लोकल पाकिस्तान में बेच रहे हैं, आप कोई अपनी फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेकिन इसमें पैसे अच्छे बच जाते हैं एट द एंड। ये है इसमें पैसे अच्छे, क्योंकि आप इवेंचुअली आप डॉलर्स में कमाते हैं, थोड़े डॉलर भी हो तो पाकिस्तान में एक अच्छा उसका एक हो जाता है। लेकिन ये है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है, मुश्किल है, ठीक है। और इसमें ये है कि इसमें वही कामयाब है जो कि इन मुश्किलों को सॉल्व करना जानता है। अच्छा उस्मान भाई, अब ई कॉमर्स की कुछ बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि वो बच्चा जो इंटरनेट पर वीडियोस देखकर बहुत मोटिवेट तो होता है, कुछ करना भी चाहता है और मगर कुछ कर नहीं पाता, तो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो ई कॉमर्स में क्या कर सकता है? अमेज़ॉन पर जाकर सेलिंग करे या कोई और प्लेटफॉर्म है? उसको थोड़ा सा गाइड कर दें रफ्तार के प्लेटफॉर्म से। देखिए, मैं अगर जो न्यू बी है जो मुझे सुन रहा है उसको मैं बताऊंगा कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको पाकिस्तान में बैठकर आप पूरी दुनिया के किसी मुल्क में भी कोई चीज़ बेच सकते हैं, मतलब आपको एक्सेस मिल जाती है। ये मैन काइंड में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो ईजीली स्टार्टेबल बिजनेस है वो ई कॉमर्स है, जो ईजीली स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये एक बिज़नेस है, एक कंट्रोलेबल बिज़नेस है, किसको आप कंट्रोल करते हैं, इसकी सेल्स को, इसकी एडवर्टाइजमेंट्स को, इसकी प्रोडक्ट को आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। फ्रीलांसिंग को आप कंट्रोल नहीं कर पाते कि अगले महीने आपको कितने ऑर्डर्स आएंगे, यू डोंट नो। ई कॉमर्स में आपको पता होता है कि आपने कितनी सेल आप टारगेट करना चाहते हैं, उसके ये पैरामीटर, आपको वो सेल आ जाएगी। पूरी दुनिया का मतलब ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर कहीं पे भी आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी है, ई कॉमर्स के थ्रू आप बेच सकते हैं, मतलब ऑनलाइन आप वहाँ पे बेच सकते हैं। उसके अंदर जो न्यू भी है, मैं उसको ये रिकमेंड करूँगा कि वो दुनिया में बेचने से पहले पाकिस्तान में बेचे। पाकिस्तान में बेचने से फ़ायदा उसको ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो चारों मौसम है हमारे पास, आपके पास सारी सीजनल आइटम यहाँ बिकती हैं। आपके पास एक वक्त में अगर कहीं पे सर्दी है तो उसी वक्त में किसी एक खित्ते में गर्मी भी है। जैसे कराची में मौसम नॉर्मल होगा तो नारायण का गान मौसम ठंडा होगा। आपके पास एक ही वक्त में ख़वातीन भी उतनी ही हैं, आपके पास जेंट्स भी उतने ही हैं, ठीक है। तो आपको ख़वातीन की आइटम है, बच्चों की आइटम है, जेंट्स की आइटम्स हैं, कोई भी आइटम ऐसी जो आप बेचना चाहते हैं, कहाँ बेचें? प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आप पाकिस्तान में एक वेबसाइट बनाएं, वहाँ पर बेचें। पाकिस्तानी दराज मार्केट प्लेस है, पाकिस्तान वहाँ बेचना चाहते हैं, वहाँ पर आप बेचें। आप उसको ऐड चलाना चाहते हैं तो फेसबुक के ऊपर उसकी ऐड चला के उसको मतलब चलाएं, ऑडियंस को बताएं, टिकटॉक पे ऐड चलाएं, इंस्टाग्राम पे चलाएं और वहाँ पे उसको स्टार्ट करें। इसमें होगा क्या कि आपकी लर्निंग बहुत तेज़ होगी, आपको पता चलेगा कस्टमर बिहेवियर क्या है, कस्टमर क्या कंप्लेंट करता है, कस्टमर कैसे आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, कौन सी प्रोडक्ट पे बेहतर रिस्पॉन्स आ रहा है, कौन सी प्रोडक्ट पे आपको ख़राब रिस्पॉन्स आ रहा है, कस्टमर केयर होती क्या है, आपने अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, ठीक है। आपको थोड़े से लर्निंग से आप गुजरेंगे पाकिस्तान में बेच के, ठीक है। पैसे शायद आप थोड़े कमाएं क्योंकि आप एक शायद छोटी आइटम बेच रहे हो, पैसे आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं। इसके बाद आप अगला स्टेप रखें बाहर का।
इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान वाला आपने बताया? देखिए कोई जैसे दराज वगैरह है या उस पे अकाउंट खोलने के लिए पैसे वैसे फ्री भी होता है, तो बेहतर क्या है कि पेड अकाउंट खोलें? देखिए आपके फ्री बन जाते हैं अकाउंट्स का मसला नहीं है, अकाउंट आपका फ्री बन जाता है। कुछ प्लेटफॉर्म है जो थोड़ी बहुत आपकी फीस लेते हैं। मसला यहाँ आता है जो आपने चीज़ बेचनी है उसकी इन्वेंट्री आपने होल्ड करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वॉच लॉन्च की, आपने जी एक घड़ी बेचनी है, वो घड़ी आपने पहले खरीदनी है या किसी वेंडर से बात करनी है कि ये आइटम मैं बेचने लगा हूँ, मुझे आपने ये आइटम्स 10 पीस 20 पीस आपने होल्ड कर लेने। ठीक है, मैं मांगू मुझे मिल जाए, मुझे एक पीस चाहिए, मैं आपसे लेके मैं भेज दूंगा, इस तरह की से डील कर लें। या ये कि आप वो 10 15 20 पीस आप ले आए अपने पास, आपको पता हो कि इन्वेंट्री आपके पास है, जब ऑर्डर आएगा आप फौरन उसको डिस्पैच कर सकते हैं। होगा क्या कि आपको सीखने को मिलेगा, समझ आएगा कि इसका असल साइकिल होता क्या है, कि प्रोडक्ट सोर्सिंग से लेके पेमेंट आने तक का जो पूरे जो स्टेप्स हैं आप उनको फॉलो कर लेंगे। इसके बाद आप बाहर जाएं। ठीक है, वो जो आपने इन्वेंट्री जो खरीदनी उसकी जो अमाउंट है, वो प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये की है तो आपने 10 पीस खरीदना तो 5000 रुपये लग जाएगा। अगर मतलब आप वो इस हिसाब से आप उसको बढ़ाते जाएं जितना आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब ज़्यादा ऑर्डर आएंगे तो आपको ज़्यादा पेमेंट चाहिए होगी, लेकिन वो पेमेंट आपके पास रिवर्स आ जाएगी कुछ दिनों के अंदर, तो आपका सर्कल चल जाएगा। इसके बाद आप बाहर जाएं, जिसमें यूएई की मार्केट है। यूएई के अंदर लोग अमेज़ॉन पे बेचते हैं, नून पे बेचते हैं, वेबसाइट बना के वहाँ बेचते हैं, जिसको लोकल हम ई कॉमर्स कहते हैं, वहाँ पे सेल किया जाता है। कतर में सेल किया जाता है। फिर अमेज़ॉन मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस वो होती है जिसके पास कस्टमर ऑलरेडी है, आप एज अ सेलर वहाँ रजिस्टर करते हैं और वहाँ पर चीज़ें बेचना शुरू करते हैं। अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में कितने % लोग जो हैं वो अमेज़ॉन यूज़ करते हैं, कोई ऐसा डेटा है? या पाकिस्तान कितना बड़ा लार्जर सेलर अकाउंट्स हैं? अमेज़ॉन के ऊपर जो पिछले दिनों एक रिपोर्ट निकली थी जिसके ऊपर ये कहा जाता था कि अमेज़ॉन के ऊपर जो सबसे ज़्यादा अकाउंट्स हैं वो यूएस नेशनल्स के हैं, चाइनीज नेशनल्स के हैं, उसके बाद पाकिस्तानी नेशनल्स के हैं, फिर टर्की नेशनल्स के हैं। थर्ड है पाकिस्तान, इंडिया नहीं है। इंडिया नहीं था, इंडिया उसके बाद था। तो पाकिस्तानी नेशनल्स ज़्यादा हैं, अमेज़ॉन के ऊपर अकाउंट होल्ड करते हैं। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि अब जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो उसकी काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपने उन रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे करते हुए वहाँ बेचना है। आप अगर एज अ न्यू भी जाते हैं और आपको समझ नहीं है इस बिज़नेस की, आप कोई भी गलती करेंगे वो आपको सस्पेंड कर देगा। तो आपने अपना जब बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको पहले बिज़नेस सेंस होना बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस सेंस होती क्या है, जिसके अंदर आपको पता हो कि कस्टमर सेंस क्या है, कस्टमर को आपने कस्टमर सर्विस कैसे देनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे मेक श्योर करना है, क्योंकि आप एक रियल टाइम बिजनेस कर रहे हैं। कस्टमर वो चीज़ खरीद रहा है, आपकी वो चीज़ वहाँ पे डिलीवर हो रही है। उसके बाद जब आप अमेज़ॉन पे जाते हैं तो अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। अगर किसी ने बहुत जल्दी मिलियनियर बनना है तो अमेज़ॉन से बन सकता है। कैसे बन सकता है कि अमेज़ॉन के ऊपर आप प्रोडक्ट बेचें, बेशक उसके वेयर हाउस में भिजवा दें, बेशक आप जो है वो वहाँ पे अपने किसी वेयर हाउस में प्रोडक्ट को स्टोर करवाएं और अमेज़ॉन के कस्टमर्स को बेचें। अमेज़ॉन एक ऐसी मार्केट प्लेस है जिसमें तकरीबन एक स्टैटिस्टिक के मुताबिक तकरीबन आधी दुनिया उसको विजिट करती है मंथली। ठीक है, तो अब उसके मुताबिक ये है कि अमेज़ॉन पे विजिट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अमेज़ॉन तकरीबन 19 मुल्कों में है। इंडिया में भी है अमेज़ॉन यूएई में भी है, जो अमेज़ॉन खुद अवेलेबल है, जो वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। तो इस हवाले से जो ये कहा जाता है तो पाकिस्तानी अमेज़ॉन पे बेच सकते हैं, पाकिस्तानी वॉलमार्ट पे बेच सकते हैं, पाकिस्तानी ईबे पे बेच सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया में कहीं पे भी ई कॉमर्स एक बिज़नेस, जैसे मैंने पहले बताया कि ईजी टू स्टार्ट बिज़नेस है पूरी दुनिया में स्टार्ट करने के लिए। तो जो न्यू भी, जिसको कोई अभी उसको राह नहीं मिल रही, उसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि मैं कौन सा बिज़नेस शुरू करूँ, मैं किस फील्ड में जाऊँ, ई कॉमर्स फील्ड में जब वो आएंगे तो वो कहीं ना कहीं खप जाएंगे। वो पाकिस्तान बेचने में कामयाब हो जाएगा, नहीं जी मुझे यूएई में रिस्पांस आया, मैं यूएई में फिट इन हो गया हूँ, किसी को यूके में रिस्पांस आ जाएगा, किसी को स्पेन में आ जाएगा, किसी को यूएसए समझ आ जाएगा, तो कोई कुछ ना कुछ उसको समझ आ जाएगा। सही। अच्छा उस्मान भाई, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मुझे एक बात बताएं कि एक ऐसा व्यूअर जो देख रहा है मगर उसने अभी तक अमेज़ॉन का कभी विजिट नहीं किया, जी, मगर वो काम करना चाहता है, वो उसको क्या करना होगा? पहले 3-4 स्टेप बताएं कि उसको सबसे पहले क्या करना होगा कि वो इजीली अमेज़ॉन पे एंट्री दे दे। देखिए, अमेज़ॉन के हवाले से अमेज़ॉन एक टेक्निकल चीज़ है। टेक्निकल इस तरीके से कि अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस जिस पे प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। हम एज अ सेलर जाएंगे, वहाँ पे डिफरेंट आइटम्स को बेचेंगे। अब उस हवाले से जो न्यू भी है उसको मैं बहुत शॉर्ट्स आसानी से एक टिप्स बताया तो अमेज़ॉन पे वो बेचें जो पहले से बिक रहा है।
ठीक है, जो पहले से बिक रहा है उसी को आप बेचते हैं। उससे वो सर्च कर लें वहाँ पे, वो कि सर्च क्या कर लें, क्या वो सारा डाटा मिल जाता है आपको। बहुत सारे कोर्सेज, ब्रेकली के कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। ब्रेकली की अपनी वेब सीरीज हैं जिसपे वीडियोस सारी अवेलेबल हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको लर्न कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा समझें कि ये बिजनेस होता कैसे है, यहाँ पर कैसे बेचा जाता है, क्या चीज़ें बिकती हैं। होता क्या है कि जब भी हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, वो साथ ही अपनी कोई ना कोई आइटम ले आते हैं कि ये जी ये मैं बेचना चाहता हूँ ऑनलाइन। अब उस आइटम में इतनी जान नहीं है, वो यूएस में इसको कोई पहचानता नहीं है, ठीक है। कोई ले आएगा जी मैं जी ये नमक बेचना चाहता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान में, कि जी मैं तो जी ये आइटम बना रहा हूँ, मैं कुर्सियाँ बना रहा हूँ, मैं ये बेचना चाहता हूँ। उसकी वो क्वालिटी नहीं है। तो क्या जो चीज़ पहले से बिक रही है उसी को बेच दो अपने मार्जिन रख के। क्या होगा, ईजी टू स्टार्ट है। ये बात समझ आ रही? आपको एड कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है आपकी। इन्वेस्टमेंट मिनिमम है ज़रूर मिनिमम है, लेकिन आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर जो सबसे ज्यादा जो बजट रखा जाता है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट का रखा जाता है, क्योंकि आप जितना दिखेंगे उतना बिकेंगे। आपने अपने आप को दिखाना है, हमने अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट्स को बढ़ाना होता है, तब हमें रिस्पांस ज्यादा आता है। इसमें एड कॉस्ट कम है क्योंकि आप वही ब्रांडेड आइटम बेचें जो पहले से बिक रही है। अब किस ब्रांड को, रीसेलेबल ब्रांड को बेचना है, किसको नहीं बेचना, ये समझना बहुत जरूरी होता है। फिर आप उस ब्रांड को बेचें जो पहले से बिक रहा है। तो क्या होगा कि आप थोड़े मार्जिन के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दें। ये अमेज़न पे कितने तरह के अकाउंट होते हैं, और अकाउंट बनाने के लिए भी सुना है कोई $40 चाहिए होते हैं, ये देखिए क्या है? अमेज़न के ऊपर जैसे एक आपकी जीमेल अकाउंट है ना, एक आपका फ्री जीमेल है और एक आपका पेड जीमेल है जिसमें वो स्टोरेज ज्यादा देता है आपको। इसी तरीके से अमेज़न के भी दो अकाउंट्स हैं, एक फ्री वाला एक पेड वाला। तो आप फ्री वाला अकाउंट साइन अप कर लें, $40 वाला ना करें तो। लेकिन आपको प्रॉपर सेलिंग के लिए, तमाम फीचर्स को अनलॉक करने के लिए $40 वाला ही चाहिए, वो पेड पर वाला मंथ $40। बिल्कुल। लेकिन वो मैटर नहीं करता, आप एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आप इन हो रहे हैं, ठीक है। बच्चे ही पाकिस्तान में बैठ के $1 मिलियन से ज्यादा साल का बेच लेते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है पाकिस्तान में बैठ के, जो कि महीने का समझ लें आपके तकरीबन 2-3 करोड़ रुपया वो बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। $1 लाख के करीब अगर वो सेल कर रहे हैं तो साल का $1 मिलियन वो बेच लेते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक आम छोटी फैक्ट्री इतना सेल नहीं कर पाती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसको आप बड़े पैमाने पे सोचें कि हमने वहाँ पर बड़ा बिजनेस कैसे जनरेट करना है और वो पैसा पाकिस्तान लेके कैसे आना है। जो हम कमा रहे हैं वो पैसा पाकिस्तान है, उसमें सिर्फ बैंक हमें थोड़ी सी हेल्प कर दे। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसे बच्चे हैं जिनकी अपनी एजेंसीज हैं जो कि डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज प्रोवाइड करें, और महीने की मिलियन डॉलर की, साल की $1 मिलियन की सेल वो एक अकाउंट पे कर लेते हैं और मल्टीपल अकाउंट्स वो हैंडल कर रहे हैं। एक महीने की सेल देखा जाए तकरीबन $1 लाख एक एजेंसी जो अमेज़न की सर्विसेज प्रोवाइड करी है वो तकरीबन कर लेती है। तो 1 लाख सेल का मतलब है 2 से 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ तकरीबन। अब 3 करोड़ की सेल पाकिस्तान में एक छोटा बिजनेस नहीं कर पाता, लेकिन वो एक छोटे से कमरे में बैठ के वो इतनी सेल्स को जनरेट कर रहे हैं। मसला यहाँ पे ये आता है कि अगर सिर्फ हमारे जो बैंकिंग चैनल है वो उसमें सपोर्ट कर दे, सिर्फ कि वो हमारी पेमेंट्स को पाकिस्तान में आने दे इन डॉलर्स और उसको यूज करने दे। अगर वो पाकिस्तान में पैसे लेके आए तो उसको वो फैसिलिटी दे दे जो नोमैड वीजा वाले लोग फैसिलिटी देते हैं, जिसके अंदर उसको कोई हम जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कोई फाइनेंसिंग दे दें, कोई कार्ड, हमें क्रेडिट कार्ड दे दें, तो पेमेंट पाकिस्तान आएगी। तो ये जो 2 बिलियन के आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करें, कुछ भी नहीं है। इससे डबल और ट्रिपल हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, क्योंकि हर बंदे को होगा कि मैं पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल से लेके आऊँ। बहुत सारे लोग जो डॉलर्स लेके आते हैं पाकिस्तान, वो ग्रे एरिया से भी लेके आते हैं क्योंकि उनको रेट वहाँ अच्छा मिलता है, बैंक रेट अच्छा नहीं देता, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मैं ये समझता हूँ कि बैंकिंग थोड़ा सा इसमें हेल्प करे, स्टेट बैंक इसके अंदर हेल्प करे, तो होगा क्या कि हमारा जो पैसा है, जो बच्चा पैसा कमा रहा है, मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि ये थोड़ा पैसा पाकिस्तान आ रहा है, ज्यादा आ सकता है। बहुत से लोगों के ज़हनों में सवाल है कि इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। $40 का तो एक अकाउंट बन गया, उसके बाद इसमें क्या इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है? कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए? देखिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है प्रोडक्ट को बेचने की। फॉर एग्जांपल आपने एक, जैसे मैंने देखा कि यार एक आइटम है जो मुझे $10 की मिल रही है, मैंने अमेज़न पे बेचनी है $20 की, ठीक है। अब वो $10 की आइटम मैंने बेचनी है अमेज़न के ऊपर, वो फॉर एग्जांपल महीने के बिक रहे हैं उसके 5000 यूनिट्स, महीने के 5000 पीस वो सेल होते हैं, हमें स्टैटिस्टिक बताता है। अब मेरी पसली कितनी है, मैं कितने पैसे मैं अपने जो है वो उसकी इन्वेंट्री वो खरीद सकता हूँ। तो मैं देखूंगा कि जी मेरे पास तो सिर्फ $100 है, तो मैं 10 पीस खरीद सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने 10 पीस खरीदूंगा, अमेज़न पे उसको सेल करूँगा, ठीक है, $20 का, $18 का, $19 का, जहाँ पे वो उसकी प्राइस इस वक्त चल रही होगी, मेरे वो $10 पीस मेरे बिक जाएंगे। तो मुझे अमेज़न से वापस आएंगे तकरीबन जो है वो $100 में लगाए थे, तो मुझे $180, मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे आएंगे। अब मैं $180 को दोबारा री इन्वेस्ट करूँगा,
ठीक है, मैं अब उसके 18 पीस ले लूंगा और मैं दोबारा अपना सर्कल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करूंगा। तो जो और बिल्कुल वो न्यू इन्वेंट्री आपके पास इन हैंड होना जरूरी होता है, या वो भी उसका भी कोई अकाउंट होता है जैसे वॉलेट टाइप? देखें, उसमें ये होता है कि इन्वेंट्री आपकी होल्ड कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। अदरवाइज सप्लायर्स होते हैं जो आपका अकाउंट खोल दे, जिसको हम ट्रेड अकाउंट कहते हैं। वो कहते हैं हमारे साथ ट्रेड अकाउंट ओपन कर लें, और ट्रेड अकाउंट ओपन करने के बाद जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा हम आपका ऑर्डर आपके बिहाफ पे भिजवा देंगे। ठीक है, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन हो जाता है। अब उसके अंदर क्या होता है कि अब आपने फॉर एग्जाम्पल 10 पीसीज आज अगर आपने बेचे तो आपने आज ही पेमेंट उनको देनी है। ठीक है, तो इतनी की इन्वेस्टमेंट चाहिए कि अमेज़न का आपका होल्डिंग पावर होनी चाहिए कि अमेज़न आपको पेमेंट आपको 14 डेज के बाद देता है, फौरन पेमेंट नहीं देगा। क्योंकि जब तक आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा, आप शिप नहीं करेंगे, ट्रैकिंग नंबर ऐड नहीं करेंगे अमेज़न पे, जब तक आइटम डिलीवर नहीं होगी और उसके 14 डेज के बाद वो तकरीबन आपको जो है जब आप डिस्पैच करते हैं उसके 14 डेज के अंदर वो पेमेंट देता है। तो आपके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए 14 डेज की। सर अगर कोई कहता है कि मेरे पास ये होल्डिंग पावर के भी पैसे नहीं है, $40 के भी नहीं है, वो फिर क्या करे? ड्रॉप शिपिंग भी कुछ होता है? वो अमेज़न पे ना बेचे, वो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करे, वो क्लाइंट्स हंट करे और अपनी सर्विसेज दे। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में सर्विसेज बेच रहे हैं। वहाँ पे किसी कस्टमर से कहते हैं कि मैं आपका अकाउंट हैंडल करूँगा, तो आपका जितना प्रॉफिट बनेगा उस प्रॉफिट में से आप मुझे 40% दे देना, 50% दे देना, तो मैं जितना प्रॉफिट जनरेट करूँगा। तो बहुत सारे लोगों के पास, जो पाकिस्तानी खासतौर पर बाहर रहते हैं, कि जो लोग बाहर रहते हैं उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है। तो वो कहते हैं ठीक है, मेरा ये क्रेडिट कार्ड है, मेरा ये अकाउंट है, तुम इस पर सर्विसेज दो, अपनी टीम रखो, और जो है जो बचेगा 50-50 कर लेंगे। इस तरीके से ज़्यादातर लोग अमेज़न पे इस तरीके से पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ लग नहीं रहा, वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डेडिकेटेडली वो जो है वो प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, इन्वेंट्री को मंगवाते हैं, वहाँ पे वेयर हाउस में डिस्पैच करवाते हैं, अकाउंट्स की कस्टमर सर्विसेज हैंडल करते हैं। तो महीने का फॉर एग्जाम्पल उस अकाउंट से जनरेट हुआ $5,000, तो $2,500 इस बचे अकाउंट में हर महीने में आ गया। तो क्या होगा कि 2,500 से वो अपनी सैलरीज भी देगा, ऑफिस का रेंट भी देगा और अपना प्रॉफिट भी रखेगा। इस तरीके से वो एक क्लाइंट मिला, फिर दूसरा मिला, फिर तीसरा मिला। तो ज़्यादातर लोग इस तरह की छोटी छोटी माइक्रो एजेंसीज पाकिस्तान में चला रहे हैं। इस तरीके से काम हो रहा है। सही। और अलीबाबा या अली एक्सप्रेस ये भी जो है अमेज़न के मुकाबले में ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं या? बिल्कुल, ये पॉपुलर हैं अमेज़न के मुकाबले में, लेकिन ये इतने पॉपुलर उस तरीके से नहीं है। यहाँ पर हम पाकिस्तानी इतना ज़्यादा बेच नहीं रहे। अभी अली एक्सप्रेस ने न्यूली अभी जो है वो सेलर अकाउंट मतलब ओपन किया है। अभी अलीबाबा जो है वो शायद एक यूनिफाइड एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करे, जिसके अंदर आप जहाँ जहाँ पर दराज है वहाँ पर जो है वो आपको एक सेलर अकाउंट दे, लेकिन अभी वो नहीं दे रहा, अभी सिर्फ इन्विटेशन बेस्ड पे दे रहा है। तो लेकिन एज अ सेलर अगर आपने बेचना है तो अमेज़न से बड़ी अच्छी मार्केट कोई नहीं है, क्योंकि अमेज़न आपको वेलकम करता है पूरी दुनिया में। जहाँ से भी आप आएँ अमेज़न पे बेचें, अमेज़न की पॉलिसीज़ के मुताबिक सेल करें, तो आपको अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर लेते हैं। चलें उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत से लोग जो अमेज़न सीखना चाहते हैं उनके जहनों में डेफिनेटली बहुत सारे सवाल हैं, एक नशिस्त में तो मुमकिन नहीं है हम पूरे कर सकें, और मुमकिन हुआ तो आपके साथ एक और नशिस्त रखेंगे और तफसीली इस पर बात करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।